बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद। क्या हाल है बच्चों? सब ठीक ठाक? उम्मीद है मजाज अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड ईयर की फिजिक्स से। फेडरल एंड के पीके को कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं बच्चों। बाकी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स भी इस लेक्चर को फॉलो करें क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन सारे बोर्ड्स के एक सिलेबस में मौजूद है। तो हमने इससे पहले फेराडेज लॉ डिस्कस कर लिया। फेराडेज लॉ ये था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो थ्रू एनी कंडक्टर, एनी कॉइल, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी जिसकी मैग्नीट्यूड होगी एन डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा, ये डेल्टा है, डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स हैं। और फिर हमने लेंज लॉ पढ़ा कि ईएमएफ की डायरेक्शन, ईएमएफ की पोलैरिटी और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये अपोजिंग टाइप होती है, तो ये नेगेटिव साइन लेंज लॉ से हम लेकर आए। इसके बाद हमने मोशनल ईएमएफ डिस्कस कर ली। मोशनल ईएमएफ कि एक कंडक्टर को अगर इस तरह से मूव किया जाए कि उसकी वेलोसिटी, उसकी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, तो उसमें इंड्यूस होने वाली जो ईएमएफ है उसकी मैग्नीट्यूड होती है BPL, यानी वो बैटरी की तरह बिहेव करने लग जाता है। एक्सटर्नल सर्किट के साथ अगर कनेक्ट करें तो उसमें से करंट फ्लो कराने की इसके अंदर सलाहियत आ जाती है। और ये डिपेंड करता है कि कंडक्टर की वेलोसिटी क्या है। अगर वेलोसिटी 0 है तो ईएमएफ 0 हो जाएगी, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ पे तो डिपेंडेंस उसकी है ही है। तो मोशनल ईएमएफ इसलिए कहते हैं कि ये कंडक्टर के मोशन की वजह से इंड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। आज का जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को डिस्कस करने या उसकी डेफिनेशन लिखने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने इससे पहले इतने तरीके पढ़े हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जा सके। कुछ तरीके पढ़े हैं लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ईएमएफ इंड्यूस होती है किसी भी कॉइल के अंदर अगर उसके साथ लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए। इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज हो जाएं तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। और फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक उसको हम यूं लिखते हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है ये चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स कितने तरीकों से हम चेंज कर सकते हैं वो हमने पढ़ा कि हम या तो कॉइल का एरिया चेंज कर दें, इस कॉइल का एरिया हम कम ज़्यादा करते रहें तो तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास एक फिक्स मैग्नेट है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें इस फिक्स मैग्नेट को इसके करीब लेकर आए और इससे दूर लेकर जाए तो तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। या हम इस कॉइल को इसके करीब लेकर जाएं और इससे दूर लेकर जाएंगे, रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी क्योंकि इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने वाला है। एक और तरीका कि जिसकी मदद से हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं वो क्या है, वो ये है कि अगर हम यहाँ पे फिक्स मैग्नेट के बजाय एक सोलिनॉइड रख लेते हैं, यानी अगर फिक्स मैग्नेट के बजाय आप यहाँ पे एक सोलिनॉइड रखते हैं। और सोलिनॉइड बच्चों आपको पता क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। एक सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इसके इतने करीब रख दें कि सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का कुछ पार्ट इसमें से भी गुजरे, इनको बहुत करीब एक दूसरे के रखना है। तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर इस सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो डेफिनेटली इस कॉइल के थ्रू भी जो मैग्नेटिक फील्ड उसका लिंक्ड है तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड का वंस चेंज हो जाना ही काफ़ी है कि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो ये वो तरीका है कि जिसके ज़रिए जो कि हमने इससे पहले डिस्कस नहीं किया कि इस तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। यानी एक कॉइल के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें और उसमें के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो दूसरी कॉइल के अंदर उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स चेंज होगा, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आपके पास ये दो कॉइल्स हैं। एक ये कॉइल है जिसका हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, और इस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ पार्ट दूसरी कॉइल के अंदर भी जा रहा है
ठीक है ना। और जब इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस कॉइल के अक्रॉस भी मैग्नेटिक फील्ड, इसके थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है। अब ये है कि ये एक सोलिनॉइड है जिसमें से हम करंट पास कर रहे हैं, तो सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का क्या तरीका हो सकता है। एक तो ये तरीका है कि सोलिनॉइड को बैटरी के साथ हम कनेक्ट तो करें, लेकिन साथ एक स्विच लगा दें और इस स्विच को हम ऑन ऑफ करते रहें। इसको ऑन ऑफ करते रहेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बनता रहेगा और टूटता रहेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा और एक्सपेंड होगा। तो इस सूरत में इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस कॉइल की वजह से जो होगा वो चेंज हो जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि हम स्विच ना लगाएं बल्कि एसी सोर्स दे दें, जिस तरह आपको इस तस्वीर में गिवन है। यहाँ देखें ये एसी सोर्स दिया हुआ है। एसी सोर्स में इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से होती है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू, यानी इस कॉइल के थ्रू करंट जो है ऐसे फ्लो हो रहा है कि करंट जीरो है और मैक्सिमम की तरफ जाता है। मैक्सिमम से जब जीरो है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, जब करंट मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो जाएगा। फिर करंट कम होना शुरू हो जाता है और जीरो को आके हिट करता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाता है। इसी तरह इसका करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और मैक्सिमम पहुंच जाती है रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाता है और मैक्सिमम हो जाता है। अगेन एक पूरे साइकिल के अंदर इस तरह से, यानी जब ये जीरो पे आता है तो दोबारा मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज होता है। अगर हम इसको एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करें, एक इंडक्टर को या एक सोलिनॉइड को, ये समझ लें कि सोलिनॉइड को अगर एसी सोर्स दे दें तो उसका फील्ड जो है वो कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और इसके बिल्कुल करीब भी हम दूसरी कॉइल रख देंगे और इस कॉइल के साथ अगर हम गैल्वानोमीटर अटैच करें तो हमें पता ये चलेगा कि जितना इसके अंदर से करंट हम फ्लो करा रहे हैं, चेंजिंग करंट, तो उसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, ड्यू टू चेंज ऑफ करंट है, आई चेंज हो रहा है। तो करंट के चेंज की वजह से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये फिनोमेना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है और इन दोनों का जो है लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो इन दोनों के अंदर लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इन दोनों की एक कंबाइंड इंडक्टेंस बन रही है जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की, उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन पे आते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन है कि द फिनोमेना इन विच changing current in one coil induces EMF in nearby coil is called म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है कि एक कॉइल के अंदर से अगर करंट को चेंज करें, उस करंट चेंज की वजह से दूसरी कॉइल जो साथ में उसके है, करीब है बहुत, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो उसके म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो वो कॉइल के जिसके अंदर से हम करंट चेंज करते हैं और करंट की वजह से इसका लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज हो जाता है, जिसमें करंट को चेंज कर रहे हैं, इसको कहते हैं प्राइमरी कॉइल। और दूसरी वाली जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो जो टोटल फ्लक्स है जो चेंज हो रहा है, हमने पहले पढ़ा था कि उसको हम टोटल फ्लक्स को हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज, और इसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं एन फाई, ठीक है ना। एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज कौन सा हम यूज करेंगे, वो जो फ्लक्स इसके साथ एसोसिएटेड है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि इसके अंदर से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर से होगा और वो चेंज हो रहा होगा तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। लिहाजा हम यहाँ पे एन एस लिखेंगे ताकि पता चले कि ये नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के नहीं है बल्कि सेकेंडरी कॉइल के हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। फ्लक्स लिंकेज यहाँ किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस पे, कि इसमें से करंट कितना चेंज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल तो प्राइमरी कॉइल। तो इसको हम लिख लेते हैं प्राइमरी कॉइल, ये आईपी।
ठीक है ना। तो एन एस फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई पी। फ्लक्स लिंकेज इसका जो है वो इसके करंट पे डिपेंड करता है। इसका फ्लक्स लिंकेज इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके करंट के साथ। तो ये स्टेटमेंट हमने लिख ली। क्या है, एन एस फाई साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट आईपी। और यहां पे कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट है इनका लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी लिंक्ड, इनकी लिंक्ड इंडक्शन होगी, इंडक्टेंस, इनकी लिंक्ड इंडक्टेंस होगी। एक इनकी अपनी इंडक्टेंस है इस कॉइल की और एक इसकी अपनी कॉइल है, इस कॉइल की अपनी इंडक्टेंस है। बट जब इनमें से करंट फ्लो कराते हैं, चेंजिंग करंट होगा तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो इन दोनों की मिलकर एक नई इंडक्टेंस बनती है जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं और इसको एम से लिखते हैं। तो ये कांस्टेंट है, हम इसको चेंज नहीं कर रहे, तो लिहाजा यहाँ पे पुट करेंगे एम। ठीक है जी, एम आई पी। ठीक है जी। इसके बाद हम अप्लाई करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम हर उस जगह पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो और उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही हो। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो यहाँ पे हम फैराडेज लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। EMF इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये है ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है और माइनस का साइन बता रहा है कि अपोजिंग होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा उसको अपोज कर रही होगी ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रही है सेकेंडरी कॉइल के अंदर। और दूसरी बात ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये सेकेंडरी कॉइल के हैं, इनके साथ हम चुप करके एस लिख लेते हैं, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा यूं भी कर सकते हैं कि डेल्टा हम बाहर ले लेते हैं, तो एन एस फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है जी। कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन एस फाई, ये रहा एन एस फाई, और इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एम आई पी, डेल्टा एम आई पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक हो गया। अब चूंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रही, लिहाजा हम इसको डेल्टा को करंट के साथ लगा देते हैं क्योंकि प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज हो रहा है। तो ये हो जाएगा माइनस एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये फार्मूला है जिसको हम यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास दो कॉइल्स हों इस तरह से कि एक दूसरे के करीब हों और एक कॉइल में से आप करंट चेंज कर रहे हो, तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपको पता हो कि क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी पता हो, तो आप सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस होने वाली ईएमएफ का आराम से पता चला सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। म्यूचुअल इंडक्टेंस को यहाँ पे हम डिफाइन भी कर सकते हैं। हमारे पास जो फार्मूला आया था वो है EMF इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को सेपरेट कर लेते हैं, फिलहाल इसको साइन को छोड़ देते हैं।
M इज इक्वल टू डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज ईएमएफ है और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल है। तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसके यूनिट्स हम देख लेते हैं। हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आई है, ईएमएफ अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा, ये आई है डेल्टा टी। तो इसको सीधा कर लेते हैं, m इज इक्वल टू डेल्टा टी ऊपर चला जाएगा, ई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। तो ये हो गया वोल्ट, टाइम का हो गया सेकंड, और ये करंट है, करंट का एम्पेयर, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, ऐसे लिख सकते हैं, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये होता है, अगर वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर इसके एसआई यूनिट हैं, ये एसआई यूनिट्स हो गए। और अगर आपके पास एक दो कॉइल्स हों, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी कॉइल में से 1 एम्पेयर का करंट चेंज करें 1 सेकंड के अंदर, और सेकेंडरी के अंदर 1 वोल्ट इंड्यूस हो, यानी 1 वोल्ट 1 सेकंड 1 एम्पेयर। ठीक है जी। अगर प्राइमरी कॉइल में से 1 एम्पेयर का करंट 1 सेकंड के अंदर चेंज करें और सेकेंडरी कॉइल के अंदर 1 वोल्ट इंड्यूस हो, तो इनकी दोनों की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कहलाएगी 1 हेनरी। जिसको हम 1H लिखेंगे। 1 हेनरी को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ if rate of change of 1 ampere per second in primary coil produces EMF of 1 volt in secondary coil, then mutual inductance of pair of the coil is said to be 1 Henry। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम फ्लक्स लिंकेज से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह कि हमने शुरू में डिस्कस किया था। फ्लक्स लिंकेज N phi इज इक्वल टू M I। तो यहाँ से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं N phi अपॉन I। तो फ्लक्स जो दो ऐसी कॉइल्स हों कि एक का मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे को लिंक कर दे, यानी दो कॉइल्स आपस में कपल हों, तो तब म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस होती है। तो इस फार्मूले से हमें ये भी पता चलता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, नंबर 1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स। नंबर 2 है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल्स। दोनों कॉइल्स का एरिया अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इंडक्टेंस होगी, कम होगा तो कम हो जाएगी। क्लोजनेस ऑफ द कॉइल्स अगर एक दूसरे के साथ करीब होंगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होगी, दूर लेके जाते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगी, और इतनी कम हो जाएगी कि अगर बहुत ज़्यादा दूर लेके जाएं तो ज़ीरो भी हो जाएगी। अगर दोनों कॉइल्स के दरमियान कोर यूज़ करेंगे तो कोर की नेचर पे भी डिपेंड करेगा। जितनी कोर चेंज ऑफ फ्लक्स को सपोर्ट करेगी, यानी उसका जो एस्टेरिसिस लूप है जितना कम होगा, इतनी ही उसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की ज़्यादा हो जाएगी। ओरिएंटेशंस ऑफ द कॉइल्स, दोनों की ओरिएंटेशन
पे भी डिपेंड करती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर ओरिएंटेशन ऐसे है कि एक का फ्लक्स दूसरी से पास नहीं कर रहा तो तब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगी। और अगर ऐसी ओरिएंटेशन है दोनों कॉइल्स की कि एक का ज़्यादा मैक्सिमम फ्लक्स पास करे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी। इसके साथ ही बच्चों हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।